रहा है ना, उद्देशिका, या आप इसको प्रस्तावना कहते हैं, या आप इसको इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। नहीं, जिसका मतलब है कि अगर ठाकुरदास बाबा, ठाकुर बाबा के अगर शब्दों में कहें तो संविधान का परिचय पत्र है। आप इसको संविधान का परिचय पत्र भी कह सकते हैं, या संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। नहीं, जिसे पारित किया गया था, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। मेरे अनुसार तो यह जो है वह लक्ष्य बताता है कि हमारा देश कैसा। आइए, लक्ष्य दो रूपों में बताता है। एक रूप बताता है राष्ट्र के निर्माण में, हमारा राष्ट्र कैसा हो, और दूसरा रूप बताता है नागरिकों के विकास में। अगर उद्देशिका को देखिए तो इसे उद्देशिका को हमेशा दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक भाग बांट के पढ़ेंगे राष्ट्र का निर्माण, और एक भाग बांट के पढ़ेंगे नागरिकों के विकास। अगर नागरिकों के विकास शब्दावली का उल्लेख करूं तो क्या इसमें तीन शब्दावली है: समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। कौन सी समानता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन सी स्वतंत्रता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये चीज पर चर्चा कर चुके हैं, वही चीज यहां है। इसे मैंने कहा ना, संविधान कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित है। तो नागरिकों का विकास कैसा, इसलिए देखिएगा आपको फंडामेंटल राइट्स मिला है, इसलिए देखिएगा डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। नहीं, इसलिए देखिएगा कि आप देखिए डीपीएसपी को आप बंधुत्व बढ़ाने के लिए देखिए 326 अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। सब एक ही वोट डालेगा। नहीं, बंधुत्व, सब एक नागरिक है, समान नागरिक है, राष्ट्रपति से लेकर के एक आम व्यक्ति तक, और उस व्यक्ति तक जो शिक्षा की पहुंच से भी दूर है, जो गांव में भी सबसे पिछड़ा है, उस व्यक्ति तक भी समान भाईचारा को लागू करने के लिए सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रणाली दिया गया है, और जिसके तहत एक ही वोट डालेगा, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई और व्यक्ति। नहीं, इसलिए भारतीय संविधान में उद्देशिका की ही बातों को लागू किया गया। अगर मैं राष्ट्र निर्माण के स्वरूप में उद्देशिका को देखूं, राष्ट्र निर्माण के स्वरूप में, तो आप देखिएगा कि संप्रभुता शब्द का उल्लेख है, जिसको आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। इसी को साधारण भाषा में प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। नहीं, दूसरा देखिएगा, हमारा भारत कैसा हो, तो हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। हमारा भारत कैसा हो तो समाजवादी हो। हमारा भारत कैसा हो तो हमारा भारत पंथ निरपेक्ष हो। हमारा भारत कैसा हो तो हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य हो। और हमारा भारत कैसा हो तो हमारा भारत अखंड हो। हाँ, इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कहा ये इतने कम शब्दों में 395 अनुच्छेद को लिख देना, ये अपने आप में कला है। नहीं, और एक एक का अलग अलग मीनिंग है। इसलिए यह आप चर्चा पहले हम कर चुके हैं ये वाली, और ये हमेशा चर्चा होती रहेगी। इसे जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, तो यही पढ़ते रहेंगे।
उद्देशिका, जैसे उद्देशिका शुरू होती है खत्म ही नहीं होती। हाँ, एक मोटा मोटा व्यू दे देते हैं, मिल जाता है कि इसमें ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा पूरे, या जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस ना कर ले अच्छे से, तब तक उद्देशिका हर जगह आएगा। क्लियर? इसीलिए उद्देशिका जो इन बातों को कहता है, इसलिए उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये पूरे संविधान को बतलाता है। क्लियर? अगर मैं अलग अलग प्रारूप के देखूं, राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रारूप के देखूं, तो अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं संप्रभुता शब्द का उल्लेख करूं, जिसको आप सॉवरेनिटी कहते हैं इंग्लिश शब्दों में, इसका मतलब होता है बिना किसी दबाव के कार्य करना। कौन सा दबाव? न तो आंतरिक दबाव होगा और न ही बाहरी दबाव। क्लियर? यानी कि मैं अपने लिए नीतियां क्या बनाऊंगा ये मैं तय करूंगा, आपके अनुसार मैं नीतियां नहीं बनाऊंगा। यानी कि अमेरिका के अनुसार कोई नीति नहीं परिवर्तित, यूएसएसआर के अनुसार नीति परिवर्तित नहीं होती। भारत के लिए क्या जरूरी, और यह तभी होगा ना बंधु जब कोई देश आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, तभी ना अपने लिए नीतियां बनाएगा। आप याद कीजिए दौर को, गुलामी का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा था भारत पर, कि भारत जो दुनिया का मैन्युफैक्चर हब था, पूरे कुल जीडीपी में 24% का योगदान देता था वैश्विक जीडीपी में, उस भारत को कैसे समाप्त कर दिया गया कि ब्रिटेन में निर्मित सामान, ब्रिटेन में निर्मित सामान को भारत लाया जाता था, और भारत से निर्मित सामान जब ब्रिटेन जाया जाता था, भारत से सामान जब ब्रिटेन जाता था, तो दोनों में अंतर थे। यहां से निर्मित सामान पर टैक्स मिनिमम लगता था, एकदम मिनिमम टैक्स था, इसलिए सामान सस्ता मिलता था। भारत से जो सामान यहां जाता था, यह भारी टैक्स लगता था, इससे सामान महंगा मिलता था। यहां तक जाते जाते सामान महंगा मिल गया। अगर यहां पर एक रुमाल का दाम अगर 10 रुपया बनाने में लगा, तो यहां तक जाते जाते वह रुमाल का दाम 75 रुपया हो गया। और वही सामान ब्रिटेन वाला जो बेच रहा है वो 60 रुपया में बेच रहा है, तो 75 वाला क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? क्लियर? यह क्यों होता है? क्योंकि आप गुलाम हैं, क्योंकि यह नीति यह तय कर रहा है। और दूसरा, जो सामान भारत में 10 रुपया में मिल रहा था, यह इतना टैक्स, क्योंकि मशीन से निर्मित सामान थी, यहां तक आते आते वह सामान या 10-12 रुपया में, यह सामान 9 रुपया में बेचना शुरू कर दिया, 8 रुपया में बेचना शुरू कर, क्योंकि टैक्स नहीं लगा। अब मशीन से सामान सस्ता बनेगा नहीं, जल्दी बनेगा। भारत में यह कोई देश तभी लागू कर सकता है वह जो देश संप्रभु संपन्न। याद कीजिए तो, जब गलवान घटना हुई 2020 में, हाँ, तो भारत ने क्या क्या कदम उठाया? पहले तो भारत ने उसको तमाचा मारा, पीछे हटा, और भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते क्या किया? अधिकतर चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई ये सुरक्षा का मामला है, प्रतिबंध लगा दिया। अगर भारत आजाद नहीं होता, संप्रभु नहीं होता, तो प्रतिबंध नहीं लगा सकता था, संभव ही नहीं था। इसे राज्य की परिभाषा अगर देखिएगा कि स्टेट कहते किसको, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, नेशन की बात नहीं कर रहा। स्टेट की यदि बात देखिएगा कि स्टेट कहते किसको, राज्य किसको कहते हैं,
तो राज्य बनने के लिए चार आवश्यक शर्त है। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत राज्य की बात कर रहा हूं। बिहार एक प्रदेश है जो कई भारत है जो कई प्रदेशों में बटा हुआ है। राज्य बनने के लिए, एक देश बनने के लिए चार आवश्यक शर्त है। पहली, जनसंख्या। दूसरा, सरकार। तीसरा, क्षेत्रफल। और चौथा, संप्रभुता। यह तीनों आप देखेंगे या नहीं देख पाएंगे, यह अनुभव करेंगे आप। और इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ स्टेट। इसके बिना राज्य की कोई वैल्यू नहीं। आप तीनों हैं, 1947 के पहले ये भी था, ये भी था, ये भी था। ये नहीं था तो सब ब्रिटेन कर रहा था। 1947 के बाद ये आ गया। अब भारत एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न देश बन गया। इस संप्रभुता के बिना किसी देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नहीं, इसीलिए सोल ऑफ स्टेट यदि किसी को कहा जाएगा तो संप्रभुता को कहा जाएगा। लिखिए, उद्देशिका को, उद्देशिका को सम उद्देशिका को दो स्वरूप में देखा जा सकता है। पहला हो गया राष्ट्र निर्माण के रूप में, और दूसरा हो गया नागरिकों के विकास के रूप में। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है? हमारा भारत कैसा हो, इसके अंतर्गत राष्ट्र निर्माण के रूप में लिख करके डैश दीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों के मन में आकांक्षाएं व्याप्त थी, आकांक्षाएं व्याप्त थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, यानी हमारा भारत कैसा होगा, यही ना, हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा। इस प्रश्न को देखते हुए, हाँ, उद्देशिका में चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य, और पांचवा अखंडता, अखंड। क्लियर? यानी हमारा भारत का स्वरूप कैसा होगा तो इन पांचों में। क्लियर? अब लिखे संप्रभुता, एक एक का मीनिंग समझना जरूरी है। अब लिखे संप्रभुता। इसका तात्पर्य बिना आंतरिक तथा बाहरी दबाव के
तथा बाहरी दबाव के अपने लिए नीतियों का निर्माण करना है। बिना संप्रभुता के किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसे राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। इसे राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। क्लियर? आप समझिए, मैंने कहा ना कि तब तक सोचिए ना बंधु कि आपके घर में लगातार बाहरी हस्तक्षेप और उसी हस्तक्षेप के अनुसार आप काम करें, तो आप कहाँ स्वतंत्र हैं? आप कहाँ स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं? वो तो किसी कहने पर ना ले रहे हैं जी। जब स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं तो किस प्रकार का संप्रभु? नहीं। इसलिए किसी भी राज्य को तब तक राज्य नहीं माना जा सकता। आप भौगोलिक क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर मान सकते हैं, सरकार के आधार पर क्यों राज्य। आप देखिए कि 1947 के पहले तक के प्रांतीय चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव में मुख्यमंत्री भी बने नहीं। 1946 में अंतरिम सरकार भी बनी प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी कि सारा निर्णय ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो क्या हम अब उसको संप्रभु मानेंगे? संभव ही नहीं है। संप्रभु तभी मानेंगे जब 1947 और 1950 के बाद, 50 के बाद, इसलिए कि पहली संविधान वहीं से शुरू हुआ है। 47 से 50 के बीच में तो ब्रिटिश कानून लागू चल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी ब्रिटिश कानून नहीं है, लेकिन उस समय प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश कानून चल रहा था। और 50 के बाद भारत ने अपना कानून खुद बना लिया, संविधान को ही लागू कर दिया। भारत एक्चुअली पूर्ण रूप से स्वतंत्र अगर मेरे अनुसार माना जाए तो 1950 में हुआ है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। भले ब्रिटिश चले गए 47 में, लेकिन ब्रिटिश अपने कानून के आधार पर राज करे। ब्रिटिश का कानून नहीं चल रहा था। भारतीयों द्वारा बनाया गया कानून तो 1950 के बाद लागू हुआ है जी। संविधान तो 1950 के बाद लागू हुआ है। इसलिए यदि अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात कही जाए, अब पूर्ण रूप से भारत के संप्रभुता की बात कही जाए, तो 1950 26 जनवरी 1950 से मानी जाती है। क्लियर? जैसे भारत ने, पहला पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास संबंधी नीतियों को लागू करने के लिए, आर्थिक विकास संबंधी नीतियों को लागू करने के लिए आर्थिक विकास संबंधी नीतियों को लागू करने के लिए बिना किसी बाहरी दबाव के पूंजीवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था से अलग हटकर
पूंजीवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था में सामंजस्यता बनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया। नहीं चाहता तो अमेरिका के पक्ष में भी जा सकता था, चाहता तो यूएसएसआर के पक्ष में जा सकता था। नहीं, भारत ने कहा कि ना हम अमेरिका के पक्ष में झुकेंगे ना हम इसके पक्ष में झुकेंगे। पहला बात हो गया। दूसरा बात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसए तथा यूएसएसआर के यूएसएसआर के नेतृत्व में विश्व दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया। जिसमें भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। क्लियर। तीसरा पॉइंट, वर्तमान में रूस यूक्रेन संकट के दौर में भी भारत ने सामंजस्यता की नीति अपनाई। आप नहीं बोलते हैं कभी कभी, अच्छा ये दो कई भागों में आप संप्रभुता को देखते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे किसी राष्ट्र कोई दूसरे देश के नेता बोल दिया कि भारत में ये, तो कहता क्या हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है। नहीं सुनते हैं? कभी चाइना है जो घुस जाता, तो कहता हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है। नहीं, यानी कि किसी के आंतरिक मामले में बोलने का अधिकार नहीं। इसे संप्रभुता को सामान्यतः आप दो रूपों में देख सकते हैं। एक भौगोलिक संप्रभुता देख सकते हैं और एक वैचारिक संप्रभुता देख सकते हैं। भौगोलिक संप्रभुता में किसी भी प्रकार के सीमा में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, सीमा में परिवर्तन का विरोध करेगा। और यदि कोई आप पर आरोप लगाता है, भारत पर आरोप लगाता है, जैसे हाल ही में बराक ओबामा ने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, तो देखिए तुरंत भारत एक्टिव मोड पे आ गया। तुम हमारे ऊपर हमला कर रहे। ट्विटर ने कहा कि हम तो भारतीयों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का।
कहता तुम कौन हो? जब ट्विटर से सवाल किया कि यहाँ शिकायत अधिकारी नियुक्त करो, तो ट्विटर ने कहा हम नहीं करेंगे, हमारा कानून चलता है अमेरिका से, जाके पूछो कैलिफोर्निया में। बाद में कहा कमा कर का पैसा कमाएगा यहाँ से, कानून तुम्हारा लागू वहां वाला। ये सीधा सीधा ट्विटर हमला है। इसे हमेशा संप्रभुता चर्चा में रहता है, यानी कि संप्रभुता का मतलब है किसी भी प्रकार के दबाव को न मानना है, किसी भी तरीके के स्वीकार न करना है। क्लियर? इसे संप्रभुता को सामान्यतः दो रूपों में देख सकते हैं, एक भौगोलिक और एक वैचारिक संप्रभुता। भौगोलिक मतलब सीमा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार न करना, एक पक्षीय परिवर्तन को, कि आप हमारे घर पर आकर के कहे कि आपकी जमीन मेरी वाली है। नहीं होता है कि बगल वाला पड़ोसी दबंग है और आप थोड़ा सा अगर कमजोर हैं, या आप दबंग हैं और वो कमजोर है, तो सीधा उसकी जमीन पर सीधा कहते हैं मेरा, 2 फुट 3 फुट मेरा, और वह गन लेकर के खड़ा है। आप भले डर से इसको कमजोर रहेंगे तो आप कहेंगे ठीक है भाई ले जाओ, लेकिन जैसे आपके पास शक्ति आ जाएगी आप लड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे। क्या छीन करके दिखाओ तो नहीं। अब जब लड़ने के लिए ये शक्ति आ जाएगी तब तो शक्ति अर्जित करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए अपनी संप्रभुता को सुरक्षा करने के लिए दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र शक्ति अर्जित करता है, क्योंकि सारा खेल है शक्ति का। शक्ति का मतलब सिर्फ सेना से नहीं, शक्ति का मतलब होता है इकोनॉमिकल, शक्ति का मतलब होता है सैन्य, शक्ति का मतलब होता है सांस्कृतिक। शक्ति कई प्रकार के होते हैं और शक्ति का विस्तार होता है। एक सॉफ्ट पावर कहते हैं, एक हार्ड पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर में लड़ाई नहीं होती, सॉफ्ट पावर में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। हमारी संस्कृति ज्यादा सर्वश्रेष्ठ। अशोक ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया था। हार्ड पावर में 2 का प्रयोग होता है, इकोनॉमिकल और आर्मी, यानी सेना का। ज्यादा कुछ बोलोगे तो गोली मार देंगे। और तुमको पैसा चाहिए तो लो पैसा, और जो पैसा कर्ज लेकर के जो आपसे कर्ज लिया हो तो आपके नीचे दबा रहेगा, हमेशा शांत रहेगा नहीं। और जो कर्ज नहीं लिया हो तो क्या कहता है तुम्हारे बाबूजी का है, तुमको खाना दे रहा है नहीं, ये उसके पास ताकत है। संप्रभुता हमेशा ऐसी चलती है। संप्रभुता की रक्षा हमेशा शक्ति से होगी, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र शक्ति अर्जित करना चाहता है। और जिसके पास शक्ति नहीं है, भूटान के पास शक्ति नहीं है, इसलिए देखो दबोच लेता है। नेपाल के पास शक्ति से देखो चाइना उसके पीछे पड़ गया। इसे प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि हम शक्ति अर्जित करें ताकि वो संप्रभु संपन्न हो, ताकि उस पर बिना दबाव, उस पर दबाव नहीं डाला जा सके। और जो शक्ति संपन्न नहीं रहेगा बंधु, वो तो दबाव में ना आ जाएगा, वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे करेगा? और जब संप्रभुता की रक्षा ही नहीं करेगा तो राज्य स्वतंत्र कैसे होगा? राज्य स्वतंत्र कैसे होगा? तो गुलाम हो गया फिर नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि गुलामी का स्वरूप अलग है। पहले प्रत्यक्ष रूप से गुलामी थी, अब अप्रत्यक्ष रूप से उसकी नीतियां बदल दे रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को लग रहा है अब मैं क्या करूं। चाइना जब चाहता जब उसको दबा के मार देता है। इतना कर्ज दे रखा है कि पाकिस्तान उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को कर्ज लेने के लिए आईएमएफ के दरवाजे पर जाना पड़ा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे पर जाना पड़ा। और आईएमएफ ने कहा ठीक है लाओ मैं पैसा दूंगा, लेकिन बता तू लौटाएगा कैसे? भाई पैसा देगा तो लौटाएगा ना भी, तो लौटाएगा कैसे? तो हमने देखे ना ये बजट बनाया, अपनी बजट पहली बार कोई देश अपनी बजट दूसरे संस्था में जाकर के दे रहा है कि बताइए देखिए मैंने ये बनाया। ये कितने शर्म की बात है नहीं। और उस बजट में वह संस्था कहती है जिस पर विकसित देशों का प्रभुत्व है, वह संस्था कहती है कि इसमें तुमको ना टैक्स ऐसे बढ़ाओ तो 5 से 8 करो तो
इतना दिन में तो पैसा लौटाएगा, कैसे लौटाएगा, तो चलो इसको 15% टैक्स बढ़ाओ। तो कहता टैक्स बढ़ा देंगे तो जनता पर प्रभाव पड़ेगा, जनता विद्रोह कर देगी। कहता हमको मतलब नहीं, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, पैसा लाओ। यूएई से पैसा मांगने का तो कहता है हमारे पास पैसा, उसे नहीं, जाओ यहां से। नहीं दिया जी। जब श्रीलंका से मांगने गया, जब श्रीलंका इतना दबा हुआ है चाइना के कर्ज में कि हम्बन टोटा बंदरगाह पर श्रीलंका का युवान वांग 5 जो जहाज है वो गया, तो श्रीलंका को भारत ने कहा कि मना करो उसको। सीधा सीधा आ गया तो मेरे मामले में हस्तक्षेप होगा। श्रीलंका कहते रह गया चाइना को मत आओ मत आओ, कहता कि तुम हटो ना, हमने तो खरीद रखा हम्बन टोटा को, इतना कर्ज दिया है कि तो हम्बन टोटा हम 99 साल के लीज पर ले रखे हैं। नहीं माना जी। संप्रभुता का मतलब यही है कि बिना बाहरी दबाव के लिए कार्य करना। अब समझ में आया संप्रभुता का। इसलिए कोई राष्ट्र इसके लिए अपने संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए हमेशा शक्ति अर्जित कर रहा था। इसलिए भारत 98 में परमाणु परीक्षण किया, इसके लिए 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया, ताकि कोई बगल में हमला करे तो हम जाके गिरा दे। नहीं, जब देखिए जब उरी हमला हुआ आतंकवादियों का, नहीं, जब पुलवामा पर हमला हुआ तो भारत ने अपनी ताकत को प्रदर्शन करने के लिए क्या किया, घुस करके मारा। ताकत होगी तो दुनिया कदमों में होगी गुरु। अब ये ताकत 2 स्वरूपों से आ सकती है, या तो पद से आए या पैसा से आए। पद से आप लोग यहां बैठे हुए हैं पद के लिए, जब पद आ जाएगा देख लेंगे, रुक जा, मुझे ज्वाइन होने दे। नहीं, यही ना। आज जब आप पैसा 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो ईमानदारी से आए या बेईमानी से आए। इसलिए आप क्या करेंगे बेईमानी से, तो गैंग बना लेंगे। ताकत को तो ये भी एक रास्ता ना है। आप लोग स्कूल में लड़ाई नहीं किया है जी, गैंग बना करके नहीं गए हैं, गए हो ना। अगर बना करके नहीं गए तो लानत है इसी जिंदगी पर। सही बात है। अगर गैंग नहीं बनाओ, लड़ाई नहीं की हो, तो क्या लाइफ में किया जी, बहुत किया है। तब उसको कहते हैं ताकत, कि जितना लोग साथ में रहेगा उतनी ताकत रहेगी। इसे नेता हमेशा लोगों के पीछे भागता है, और जितना ज्यादा लोगों को नेता जानता है, नेता को जितना ज्यादा लोग जानता है उतना नेता ताकतवर होता है। इसलिए हमेशा ताकत की पहचान संख्याओं से होती है। तुम्हारे पास कितनी मुंडी है, मतलब लोग हैं, तुम्हारे पास कितना पैसा, तो खैर अप डाउन होता रहेगा, लेकिन ताकत हमेशा पहचानी जाती है संख्याओं के आधार पर। और जिसके पास जितनी संख्या होगी उतना ताकतवर होगा। इसलिए जिसके पास जितनी सेना, बड़ी सेना होगी उतना ताकतवर होगा। अब 5 लाख की सेना होगी या 15 लाख की सेना होगी तो 5 लाख की सेना कमजोर हो जाएगी। जैसे संप्रभुता की सुरक्षा हमेशा शक्ति से होती है। क्लियर, लिखिए। क्लियर, समझ में आ गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसे सामान्यतः 2 भागों में देख सकते हैं। भौगोलिक संप्रभुता से तात्पर्य भौगोलिक संप्रभुता से तात्पर्य सीमा में एक पक्ष सीमाई परिवर्तन से है। संप्रभुता से तात्पर्य सीमाई परिवर्तन से है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे चीन द्वारा गलवान तथा तवांग में
गलवान तथा तवांग में घुसना। नहीं, जब चीन यहां पर आ गया था तो भारत ने क्या कहा, जाओ यहां से, आज ज्यादा जरूरत होगा तो नहीं जा रहा था, क्योंकि 3-4 फुट का तो होता ही है, ज्यादा लंबाई का तो होता नहीं ना है जी, 4-4.25 फुट का होता है चाइनीज। जब इसलिए एग्रेसिव माइंडेड है कि उसके पीछे सरकार खड़े, जाओ तुम लड़ करके देखो, हम है ना पीछे, उसके पास हथियार है, वो इकोनॉमिकली रूप से पावर है, इसलिए छोटे छोटे राष्ट्रों पर हमला करेगा। भारत को सोचा कि हम इसी बहाने भारत को भी दबा दें। वो ये नहीं समझ पाया कि भारत 1962 वाला नहीं है, सोचा कि भारत को भी दबा दें। भारत ने उस ठिगने को इतना मारा है, ठिगना ही ना है उसको बोलते हैं, हाँ, पांकुर, पांगुर बोलते हैं। पांगुर मतलब ठिगने, अच्छा ठिगने को बांगुर बोलते हैं। नहीं, इतना मारा है कि ये तो 6 फुट्टा जाता है सब भारतीय वाला, पता है इतना सा, उसको मारेगा तो उठेगा जी। गलवान में ही ना हुआ कि वो सब रॉड लेकर के आया था, कौन सा रॉड था, कटीला रॉड, मतलब कि रॉड था उसमें कटीला तार बांध दिया था। इतना मारा है उन सबको, उसी से छीन करके उसी को मारा। कितना, जब तक उठेगा तब तक नहीं है ही क्या उसमें। इतना मारा है कि एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे लगभग 25 से 30 जवान शहीद हुए, उसका 100 से ज्यादा अभी तक उस सदमे से नहीं उभरा है बंदा। वो चाइना स्वीकार किया कि 50 के आसपास हम सब मर गए, 100 से ज्यादा उसका सैनिक है जो ऐसी धक्का मार दिया, जाओ गलवान में गिर गया, सब पूरा हुजूम से आया था, तो संख्या ज्यादा था, संख्या इतनी कम संख्या बिना हथियार के उसको मारा है ठुकने को, और उसका असर यह हुआ कि उठ नहीं पाया। दोबारा करने की कोशिश किया, तवांग में फिर मारा, वीडियो देखे होंगे आप लोग। देश के पास ताकत होगी, आपके पास ताकत होगी बंधु, आप सुरक्षा अपने आप को कर लेंगे, जमीन कोई नहीं हड़पेगा, सीमाई परिवर्तन नहीं करेगा। कारगिल में सीमाई परिवर्तन 99 में करने की कोशिश किया था, घुस गया था सियाचिन में, भारत को देख भी नहीं किया, भारत के पास वो फोर्स था, हालांकि अंदर नहीं घुसा, बात अपनी सीमा का ही ये सुरक्षा किया, लेकिन सबको मार दिया, अंत में भागा। खेल संप्रभुता तभी सुरक्षित होगी बंधु जब आपके पास ताकत होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जैसे राज्य सोचता है वैसे व्यक्ति भी सोचता है, व्यक्ति अधिक से अधिक ताकत अर्जित करना चाहता है। सोच करके देखो ना, कहीं जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी टकरा जाए एक रिक्शे वाले से, तो तुम उसको 10 गाली दोगे, लेकिन कार वाले से टकरा जाए तो तुम हट जाओगे, अपनी ही गलती मानोगे। क्यों? आपको पता है कि कार में बैठा हुआ व्यक्ति ताकतवर है, लेकिन पता है कि रिक्शा वाला व्यक्ति कमजोर है, इसलिए आप उससे जैसे ताकत का प्रदर्शन हमेशा ताकतवर द्वारा कमजोर पर ही किया जाता है, बराबर में कभी नहीं होता। इसलिए यूएसए और यूएसएसआर कभी नहीं लड़ा, लड़के देखता, दोनों के पास परमाणु बम है नहीं, इसलिए रसिया यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई, रसिया ताकतवर, यूक्रेन कमजोर है, हालांकि यूक्रेन की क्षमता को समझ नहीं पाया, उलझ गया। इसे कभी भी लड़ाई देखना बंधु, ताकत के बीच नहीं होती है, हमेशा लड़ाई होती है ताकतवर और कमजोर के बीच। इसीलिए महिलाओं पर अत्याचार होता है कि पुरुष समझता है कि हम फिजिकली रूप से बहुत ताकतवर है, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से नहीं, मेंटली रूप से मुझे लगता है कि पुरुष ज्यादा कमजोर होता है दैन महिलाओं के अपेक्षा, मजाक नहीं करते, क्लियर। लेकिन मनुष्य को लगता है, तो ये पुरुष को लगता है कि हम ताकतवर, इसलिए कहता है दरवाजा खोल,
पी करके जाता है तो खोल दरवाजा। और उसके बाद उस समय कुछ वो बेचारा कुछ बोलती नहीं है। जिस समय उसने गलती से एक हाथ उठा दिया ना तो उठेगा नहीं सामने वाला। बड़ी ताकत होता है जी महिलाओं में। हाँ। गलत मत समझ लेना। नहीं। हाँ जी। इसलिए कभी भी कोई लड़का टीचिंग प्रॉब्लम तो देखते हो, और लड़कों के तो कभी सुधरेगा नहीं। जाति ऐसी है। वो जब भी कुछ बोलेगा तो लड़की खाली ऐसे बाह उठा ले, कहेगा अच्छा। हम थोड़े ना बोले थे दीदी, बगल वाला बोला था। यही ना होता है कि उस लड़की ने ताकत दिखाना शुरू कर दिया। इसीलिए ताकत बहुत जरूरी है बंधु, वरना आपकी जमीन को सब हथिया लेगा। नहीं। कमजोर की लुगाई पूरे गांव की लुगाई होती। ये सत्य है बंधु। ये बहुत बड़ा सत्य है। एक कमजोर की लुगाई हमेशा पूरे गांव की लुगाई होती, वरना बोल करके देख ले कोई ताकतवर को। नहीं। इसलिए ताकत दिखाने के लिए देखिएगा, मुखिया का घर हमेशा बड़ा होगा, बाकी का छोटा होगा। गांव में देखिए ना, कभी गौर करना, कभी भी जो पैसा वाला धनाढ्य लोग होगा उसका घर बड़ा होगा, और खास करके मुखिया का घर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तुमको ऐसे देखना पड़ रहा है और तुमको ऐसे चलना होगा। वो ताकत प्रदर्शनी का एक तरीका है घर, और तुमको झुक करके रहना पड़ेगा। ये पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, ये मानसिक व्यवस्था है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र ताकत अर्जित करता है, प्रत्येक व्यक्ति ताकत अर्जित करता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पहला हो गया ना, भौगोलिक। दूसरा वैचारिक, जैसे गलवान या तवांग मुद्दा हुआ। हाल ही में ट्विटर विवाद या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिए गए बयान को भारत ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना है। ये एक बात याद रखो, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। मैं फैक्ट नहीं बता रहा, सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ाते चल रहा हूं। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपका पूरा का पूरा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी का सिर्फ आंसर राइटिंग बच जाएगा। क्लियर? पीटी का तो सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, 10 में से 8 क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यदि बिल्ड हो गया, और जो 1 से 2 साल लगातार पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ 70वीं में बैठेंगे, कुछ 71वीं में बैठेंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना, सिर्फ बच जाएगा आंसर राइटिंग। सिर्फ आंसर राइटिंग की लेखन शैली विकसित करना पड़ेगा। हमेशा कभी भी जब पढ़िए कोई भी चीज, पीसीएस कहता है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। जैसे अभी इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू के दौरान ऑडिटर का तो कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में क्या क्या, जिसका सब्जेक्ट ऑडिट, जिसका सब्जेक्ट अकाउंट नहीं रहा, तो अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछे गए, अकाउंट से भी पूछा गया। जिसका साइंस नहीं रहा, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है।
ये भी पूछा गया। क्लियर। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि तुम यहां पर पहुंचे हो तो तुम्हारे पास जानकारी होगी। पीसीएस एकदम ऐसे ही चल रहा है। पूरा पढ़िए, थॉरली पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। आज मुझे एक लड़की मिली, उसने भी कहा कि सर 10 में से हम लगभग बना लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आता है तो बनता ही नहीं। अधिकतर के पास यही समस्या है कि जब आपके पिच पर बैटिंग करने दिया जाए तो आप बहुत अच्छा बैटिंग करेंगे, फ्लैट पिच है, लेकिन जैसे ही पिच स्विंग वाली मिल जाती है तो लगता है कि अब मैं क्या करूं। नहीं, ठीक यही क्वेश्चंस का पैटर्न है। अब क्वेश्चन स्विंग वाली आ रही है, यानी मॉडरेट। इसीलिए मैं ना पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं और करंट में जोड़ते चल रहा हूं, क्योंकि बिना करंट के कोई सब्जेक्ट पढ़ाई ही नहीं जाता है। समझिएगा इस बात को। करंट ही इंपॉर्टेंट है, करंट के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए आप स्पीडी वगैरह नहीं पढ़ेंगे, कोई एकदम नहीं पढ़ेंगे स्पीडी वगैरह। जो अभी तत्काल एग्जाम देंगे 69वीं वाला, वो एक आधा पलट करके देख लीजिएगा, पलट करके देखिएगा, पूरा नहीं पढ़ना है। पढ़ना आपको प्रतियोगिता दर्पण है, पढ़ना आपको क्रॉनिकल्स है। जैसे पीसीएस को पढ़ने का ध्यान रखिएगा, पीसीएस को पढ़ने के लिए, पीपीएससी की तैयारी करने के लिए मटेरियल अच्छा होना चाहिए। जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ना है, या एक मैगजीन ये ले लीजिए, या ये नहीं ले सकते हैं तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आती है, क्रॉनिकल आती, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, महीने का आता है। क्लियर। योजना मैगजीन आती है, एक दिन में नहीं पढ़ना है, ये सारे मैगजीन पढ़ना है एक महीने में। एक दिन में पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अधिकतर के पास जैसे हाथ में मैगजीन आता है तो लगता है कि एक ही दिन में पढ़ के खत्म कर दें, ये होता है। आराम से 15 दिन में, 20 दिन में इसको पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम 2-3 दिन में खत्म किया, राष्ट्रीय घटनाक्रम 2-3 दिन में खत्म किया, एक आध लेख एक दिन में पढ़ा, महीने भर में इसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप पर बर्डन नहीं पड़ेगा। महीने भर में इसको खत्म कीजिए, एक महीना में खत्म, और 2-3 बार पढ़िए, याद रहेगा। और साथ ही एक राष्ट्रीय समाचार पत्र जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। इसमें आप चाहे आप राष्ट्रीय दैनिक जागरण ले सकते हैं, या आप दैनिक भास्कर का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप द हिंदू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। ये जरूर देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, जो मीडियम जिसका है वो पढ़ेगा, ये जरूर पढ़ना है। और साथ ही राज्यसभा टीवी देखिए, अब इसको संसद टीवी के नाम से आता है। इसमें 2-3 चीज आता है, डिबेट विशेष करके आता है, ये जरूर देखिए। नहीं समय मिलता, खाना बना रहे हो तो लगा के मोबाइल पे छोड़ दिया, चल रहा है, सोते समय लगा के छोड़ दिया, सुनते सुनते सो गए, जरूर देखिए। इससे आपको अपना डायमेंशंस बढ़ाने में सहायता मिलेगी, नए नए स्वरूपों में समझने की में सहायता मिलेगी। इससे आपको करंट से जोड़ने में, करंट में घटनाक्रम क्या चल रहा है ये जोड़ने में सहायता मिलेगी। इससे आपको शब्दों पर पकड़ आएगा,
इससे आपको शब्दों पर पकड़ आएगा कि करंट का क्या क्या क्वेश्चन चल रहा है, करंट में क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़े सबका। और साथ ही एनसीईआरटी को जरूर रखिए। अधिकतर स्टूडेंट्स जो नए नए आते हैं उनको यही नहीं समझ में आता है क्या पढ़ा जाए, उसे सब पढ़ने के चक्कर में रहता है जो मार्केट में आ जाएगा। वन लाइनर जो मैगजीन है एकदम नहीं छूना है। आपके पास समय है, क्या पैसा बर्बाद कीजिएगा, उसके अच्छा समोसा खा लीजिए। पैसा बर्बाद करने से बेहतर वो पैसा जाएगा वो यहाँ जाएगा। अगर ये भी नहीं खरीद सकते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, बगल में खुदा बख्श लाइब्रेरी है। 8 बजे मॉर्निंग में खुलता है, 8 बजे रात को बंद होता है। अदर लाइब्रेरी में जाएगा तो पैसा ना लगेगा, 300-400 रुपया ना लगेगा, वहां कुछ नहीं लगेगा। क्लियर। और यहाँ पर भी निश्चित वहां 12 घंटे तक खुला रहता है, खुदा बख्श लाइब्रेरी 12 घंटे तक खुला रहता है। और वहां जाओगे ना तो जितना ये देख रहे हो ना ये सब मिल जाएगा आपको। ये इसके लिए तो मोबाइल है, ये सब मिल जाएगा फ्री में। आराम से नाश्ता बना करके लेके जाओ, वहीं खा लेना, क्योंकि सीट जल्दी मिलती नहीं है, सीट फुल हो जाती है वहां जाओगे तो। ठीक है, तो सीट बुक कर लो तो पहले ही चले जाओ, लाइन लगी रहती है सवेरे जाने वाले का। ठीक है, सीट खाली मिलेगा तो बैठ जाओ, उठना मत। अगर प्यास लग गई, पानी लग गई, कहीं जाना है, कॉपी किताब वहीं छोड़ दो, कोई लेके जाने वाला नहीं। वहां सारा मटेरियल मिलेगा, कोई बुक भी नहीं है ना, बुक भी मत खरीदो, सब बुक वहीं देगा पढ़ने के लिए। जो उसको लिस्ट दे दो, भैया हमको बीएल फाड़िया का बुक देना, ठीक है वहां से ला कर तुरंत दे देगा, ठीक है रखिए। भैया माहेश्वरी वाली बुक देना, ठीक है ले जाइए। भैया एस चंद वाली बुक देना, ठीक है ले जाओ, और पढ़ करके फिर उसको लौटा दीजिए शाम को निकलते समय। सारी सुविधाएं जी, वहां पर एक से एक टीचर रहते हैं, टीचर स्टूडेंट सब अपना पढ़ता रहता है। ये माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ढकोसलापन है यहाँ, जब रूम में भी दे रहे हो पैसा, एसी, वो सब एसी रूम में बैठने के चक्कर में जाता है लाइब्रेरी, पढ़ने थोड़े ना जाता है। एक्चुअली सोचता है घर में गर्मी लगेगी तो चले रात में, और रातों में चल जाता है बहुत सारा, एसी रूम के चक्कर में जाता है जी। एसी में बैठने का मजा लेंगे, रियलिटी में वो तो घर में ही पढ़ सकते हो, सारा मटेरियल तो घर में ही अवेलेबल है। क्लियर। हाँ, तो घर में तो पटना आयो काहेला, तब पटना आयो किस लिए जी, सोने के लिए खाली आए हो? अधिकतर जो सेल्फ स्टडी के रूप में जाता है लाइब्रेरी, पटना आया किस लिए, तो घर में रूम लिया काहेला है फिर, पढ़ने के लिए लिया है जी, खाली खाना खाली सोने के लिए जाता है, नहीं ना। घर में भी उतना देर पढ़ सकता है ना। फिर ये ढकोसला है। ठीक है, वो सिर्फ एक, अब मेरे अनुसार तो सिर्फ एसी में बैठने का 300 रुपया दे के आता है, 400 रुपया, 3-4 घंटा, 3-4 घंटा का रहता है ना, 5 घंटा का, 5 घंटे का 500 रुपया, पर घंटा 100 रुपया, एसी रूम में बैठने का चार्ज दे रहे हो। और कुछ नहीं, तुम भी जा रहे हो पढ़ने के लिए, घर में भी पढ़ा जा सकता था। खुदा बख्श वाले में ऐसा नहीं मिलेगा, वहां लाइब्रेरी में वहां एसी उसी नहीं लगा हुआ, जाइए, बहुत बेहतर सुविधा है। और स्टूडेंट्स के लिए रामबान है वो, मटेरियल सब अवेलेबल है। इसलिए पढ़ते समय इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्या पढ़ना है स्टूडेंट को। और साथ ही इसके अतिरिक्त टेक्स्ट बुक के रूप में सबसे एनसीईआरटी की बुक्स, नहीं बुक्स आती है, ले लो। कितना, आधा पैसा में देगा, अगर जीरोक्स देगा ना, ले लो। वो वाली बुक्स मत लेना जो लिखा रहता है एनसीईआरटी का सार संग्रह, वाह बुक है, हाँ लिखा रहेगा एनसीईआरटी का सार संग्रह, गलती से भी मत लेना, एनसीईआरटी ही लेना। क्लियर।
वो जो सार संग्रह है ना वो फैक्ट रहता है, नहीं लिखा रहता 6 to 12 सार संग्रह। वो बुक बेचने वाला तरीका है कि एनसीईआरटी सार संग्रह, वो सब नहीं लेना है बुक्स वगैरह, वो जो लेना है वो एनसीईआरटी ही लेना है। तो हो सकता है तो एक ही वाला ले लो, अलग अलग भी रहता है, ओल्ड वाला अलग है, नया वाला में हो सकता है कि ना ना ना, ओल्ड वाला अलग अलग है, जो हम पढ़े हैं ओल्ड वाला अलग अलग है। अब बिना एनसीईआरटी के पढ़ाई नहीं होगी गुरु, इसलिए जो समय है ना वो अपना खपत करो इस वाले पे। अब कुछ नहीं करना है जी, एक लेख 1 सप्ताह में खत्म, फिर ये हो गया, कहानी खत्म, कुछ करना थोड़े ना है। ठीक है, इसलिए तरीका यही पढ़ा जाता है। चलो अंदर, क्लियर, समझ में आ गया? लिखिए वैचारिक, ठीक है, संप्रभुता पर हमला माना, क्लियर। इसे संप्रभुता से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि बिना किसी दबाव के कार्य करना। अब क्लियर, पंथ निरपेक्षता तो हम बता ही दिए हैं। दूसरा लिखिए लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा देखो, दो बातें हम बता चुके हैं, एक तो पंथ निरपेक्षता की चर्चा हम कर चुके हैं, या धर्म निरपेक्षता, नहीं तो वही पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता है जो हम बताए हैं आपको, पहली बात, क्लियर। हालांकि मूल संविधान में, अगर मूल संविधान में बोला जाए, संविधान के अनुच्छेद में, तो 25 से लेकर के 28 तक में उल्लेख है। लेकिन और अगर संविधान में बोला जाए, अगर बाद में बने संविधान में, मूल संविधान को छोड़ करके, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में भी शब्द का उल्लेख है। क्लियर हो गया? और पंथ निरपेक्षता का मतलब तो समझा ही दिए थे कि राज्य द्वारा किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। तीसरा है समाजवादी। समाजवादी शब्द उसको कहते हैं जो संसाधनों के समान वितरण पर जोर देता, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे पूंजीवादी हमेशा भेदभाव करता है, हमेशा देखिए, और पूंजीवादी कभी चैन से जीने नहीं देगा आपको, कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। समाजवादी कहता ठीक है ना, जाओ सब कुछ तो दे रहे, आराम करो तुम। पूंजीवादी कभी नहीं चैन से जीने देगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आज अगर ये मोबाइल आ गया, थोड़ा सा मोबाइल में कमी आ जाए, तो कल नहीं यार ये वाला मोबाइल अच्छा था, ये वाला ले लेते। हमेशा नया नया मोबाइल का वेरिएंट आता रहेगा, हमेशा ई वाला बाइक नहीं, वो वाली बाइक अच्छा है, हमेशा वेरिएंट आता रहेगा आपको कभी भी, क्योंकि कंपनियां जिंदा ही है उसी वेरिएंट पर। नहीं, जैसे कभी जो पुराने, जो हमारे पूर्वज कहते, क्या कहते थे, नमक से दांत साफ करो, नहीं, अंग्रेजों ने या यूरोपियनों ने इसको कहा नमक से दांत साफ करेगा, और बाद में आ गया नमक वाला टूथपेस्ट। हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फिर आ गया नीम वाला टूथपेस्ट, कोई ना कोई नया नया टूथपेस्ट यानी कि टूथपेस्ट के भी नए नए वैरायटी आते रहते। नहीं, ये कैपिटलिज्म है, हमेशा नया नया चीज आता रहेगा। समाजवादी में इसकी कोई महत्व नहीं, सारा काम राज्य चल रहा है धर्रे से, सब बराबर। कैपिटलिज्म में हमेशा लाभ देखा जाता है, तो आपको कंज्यूमर जब तक नहीं खरीदेगा तो कंपनियां कैसे चलेगी? वो तो जिंदा ही है ना कंज्यूमर पर। इसलिए हमेशा देखते हो कि लड़कियां सब जाएगी तो कभी ये सामान खरीदेगी, कभी वो सामान खरीदेगी। लड़कियां सब नहीं खरीदती है सामान, शॉपिंग, महिलाओं को शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, भले कुछ खरीद करके ना लाए, ये अलग मैटर है। नहीं, पुरुष भी देखना,
कभी ये शर्ट कभी वो शर्ट, हमेशा देखते रहना। क्योंकि नई नई कंपनियां, नहीं तो देखते हो कभी कंपनियां हमेशा ऐड करते रहती है ताकि आप उस तरफ जाएं, और जब जाएंगे तो उसका सामान बिकेगा। नहीं, ये से इसलिए देखिएगा, हमेशा कभी इस मॉडल कभी उस मॉडल, देखिए बाइक ले रहे हैं तो इस मॉडल में कोई और, उसे कुछ चेंज कर दे तो अलग मॉडल, उसमें कुछ चेंज करे, भैया सब में दो पहिया एक इंजन है, सब में टैंक लगा हुआ है, सब पेट्रोल से चल रहा है, क्या बना दिए। तो नया नया मॉडल ला ला करके, ताकि आपके मानसिकता को खेलेगा। कैपिटलिज्म ये करता है, सोशलिज्म नहीं करता। सोशलिज्म तो समानता की बात करता है, उसमें राज्य कहता है राज्य का सब, राज्य सबका विकास करेगा जी, किसी का नहीं, तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो समाजवादी व्यवस्था हमेशा समानता पर जोर देती है, और ये राज्य नियंत्रित होता है, इसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती। इसे देखिएगा 1971 1951 में भूमि सुधार अधिनियम द्वारा भूमि का वितरण करने की बात आई थी, इसलिए प्रीवी पर्स की भी समाप्ति हुई। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे चर्चा करेंगे।